हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जफर सर बायोलॉजी पर। और आज एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है क्विक रिवीजन सीरीज। यानी कि हम लोग अलग अलग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस या क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, और उस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि अगर उससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज का जो टॉपिक है बाबू, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग को चर्चा करनी है, अच्छे अच्छे बच्चे इस टॉपिक में परेशान हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, इस पे डिस्कशन करना जरूरी है। और इस टॉपिक का नाम है हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। हाँ जी बच्चा लोग, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, इसका नाम है हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब के ऊपर चर्चा करना है। अगर इससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है जो कि एबीटीए में भी दिया गया है, नॉर्मली भी पूछा जाता है, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% आप सही करके आएंगे। सेमेस्टर नंबर 3 में अगर इससे क्वेश्चन कैलकुलेटिव मोड पर आता है तो मैं आपको बताता हूं कि पक्का आप वो क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे और मैं जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो पक्की बात है कि आपसे क्वेश्चन का मिस्टेक नहीं होने वाला है बच्चा। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, देखिए अच्छे से समझिएगा। हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में दो पार्ट। हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में दो पार्ट, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका एक पार्ट है थ्योरी, इसका एक पार्ट है थ्योरी और इसका दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन। ये आपको समझना है बाबू। इसका एक पार्ट है थ्योरी और दूसरा पार्ट है इसका कैलकुलेशन। तो आज हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट के लिए एक अलग और सेपरेट वीडियो चाहिए होगा जहां पे आपको समझाया जाएगा कि एक्चुअल में हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलना क्या चाहता है। ये जो दो साइंटिस्ट हैं जिसमें से नंबर 1 है हार्डी और दूसरे हैं वेइनबर्ग, इन दोनों ने क्या हाइपोथेसिस दुनिया के सामने प्रपोज किया, भाई इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है और किस टाइप का इक्विलिब्रियम के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये थ्योरी वाले पोर्शन में जाएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको थ्योरी वाले पोर्शन का भी वीडियो एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड करो। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैलकुलेशन वाले पोर्शन पर, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है तो आपको क्या याद रखना है बाबू, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपको कैलकुलेशन वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या याद रखना है। आपको याद रखना है हार्डी-वेइनबर्ग का दिया गया दो फॉर्मूला। पहले ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला है P + Q = 1। ये एक नंबर है बाबू, P + Q = 1। और दूसरा फॉर्मूला है P² + 2PQ। एक सेकंड बच्चा, P² + 2PQ + Q² = 1। ये है दूसरा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला के सहायता से कैलकुलेशन किया जाएगा। इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे होगा कैलकुलेशन सर, कहां पर किस तरीके से फॉर्मूला को यूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये P का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस P मीन्स, या इस Q का मतलब क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दिए गए क्वेश्चन के डेटा में P किसको समझेंगे, आपके क्वेश्चन के दिए गए डेटा में Q किसको समझेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए अगर आप हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है बाबू। P + Q = 1 बहुत इजी है, और दूसरा है P² + 2PQ + Q² = 1। तो आपको अब थोड़ा हम समझा दें कि यहाँ पर P किसको कहेंगे, Q किसको कहेंगे, और 2PQ का क्या वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि 2PQ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अक्सर क्वेश्चन में इसी को लेकर के चर्चा की जाती है, 2PQ का कैलकुलेशन।
तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है और समझने का ट्राई करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन किया गया है। अब आपको 2 टर्म पता होना चाहिए, 2 नहीं मैं तो कहूंगा आपको 3 टर्म पता होना चाहिए। एक टर्म है होमोजाइगस, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ करके आए हैं, थ्योरी वाला पार्ट आपको यह टर्म पता है। और एक है हेट्रोजाइगस। आप बोलोगे सर आप तो बोले 3 टर्म लिख रहे हैं 2, लेकिन होमोजाइगस का 2 टाइप होता है बाबा। तो होमोजाइगस को आप इस तरीके से 2 टाइप में बांट सकते हो। वन इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होता है होमोजाइगस रिसेसिव। तो आपको ये 3 टर्म पहले पता होना चाहिए अगर आप ये हार्डी-वेनबर्ग का फॉर्मूला समझना चाहते हैं, अगर आप हार्डी-वेनबर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 3 टर्म आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा टर्म है बच्चा? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस। कौन कौन बच्चे इसको जानता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। तो तीनों टर्म को आपको समझाते हैं। चलिए, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस कंडीशन हम लोग किसको बोलते हैं? अगर आपको मेंडल भाई साहब याद है तो वहां से ही हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था तो वहां पर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट का यूज किया था। वहीं से आपको एग्जांपल समझा देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। अगर आपने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है तो वैसे तो आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन पता होगा, लेकिन फिर भी चलो बस समझने के लिए। तो जैसे मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट किया था कैपिटल टी के साथ और क्रॉस करवाया था इसको स्मॉल टी से, याद ही होगा अगर आप लोगों को पता है। तो कैपिटल टी जो कंडीशन है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल टी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं सेम एलील कंडीशन। सेम एलील यानी कि दोनों एलील सेम है, ये वाला भी और ये वाला। वहीं स्मॉल टी को देखोगे तो ये भी सेम एलील कंडीशन है, दोनों एलील सेम है। तो ये दोनों ही सेम एलील कंडीशन है। अगर सेम एलील कंडीशन आता है तो इस कंडीशन को ही हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे कैपिटल आर वो भी होमोजाइगस है, स्मॉल आर वो भी होमोजाइगस है, कैपिटल एस कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जहां पर भी दोनों एलील अगर सेम होंगे तो आप इसको कहिएगा कि ये होमोजाइगस कंडीशन है। अब होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट कैसे होता है? आप जानते हैं कि जो डोमिनेंट एलील होता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जो डोमिनेंट एलील होता है उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो डोमिनेंट एलील होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रिसेसिव एलील होता है उसको हम लोग स्मॉल से लिखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल से किस वाले को लिखा गया है? ये सेम एलील कंडीशन तो है लेकिन इसके एलील को हम लोग कैपिटल से लिखे हुए। ये सेम एलील कंडीशन तो है लेकिन इसके एलील को हम लोग ने स्मॉल से लिखा हुआ है। दैट मींस ये हो गया डोमिनेंट वाला कंडीशन, ये हो गया रिसेसिव वाला कंडीशन। तो यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि सर कैपिटल टी हो गया होमोजाइगस, क्या बोलेंगे इसको? होमोजाइगस डोमिनेंट। सर कैपिटल टी हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल टी हो गया सर होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव हम लोग समझते हैं। अब एक और टर्म बच गया है हेट्रोजाइगस। तो जब भी दो एलील एक दूसरे से अलग हो जाए, जैसे इन दोनों का क्रॉस का रिजल्ट जो होता है वो F1 जनरेशन होगा, और F1 जनरेशन में आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखिए यहाँ पर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट एलील है तो दूसरा रिसेसिव एलील है। ये जो कंडीशन है जहां पर दोनों एलील सेम नहीं है, जहां पर दो अलग अलग एलील हैं, यानी कि ये कंडीशन है डिफरेंट एलील कंडीशन। तो इस डिफरेंट एलील कंडीशन को हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो ये 3 टर्म आप समझ गए बाबू। होमोजाइगस कब होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कब होगा और होमोजाइगस रिसेसिव कब होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट कब होगा? जब दोनों एलील सेम हो और डोमिनेंट एलील लिया जाए। होमोजाइगस रिसेसिव कब होगा? जब दोनों एलील सेम हो लेकिन रिसेसिव एलील लिया जाए। और अगर एलील ही एक दूसरे से अलग हो जाए तो ऐसे को हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि सर आप हार्डी-वेनबर्ग पढ़ाते पढ़ाते आप मेंडल वाले पार्ट में क्यों चले गए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझाने के लिए? जरूरी है बाप,
अब आपको हम समझाते हैं यहाँ पर पी क्यू का क्या मतलब है, क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाइएगा कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझना जरूरी है, इसके बिना आप पी क्यू को समझ नहीं पाइएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला वाला पॉइंट, जहां पर पी है वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील। किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? डोमिनेंट एलील को। फर्स्ट फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, पहला फॉर्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट एलील। और यहां पर जो Q है बाबू वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव एलील को। क्लियर है? डोमिनेंट एलील को क्या कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? P, और रिसेसिव एलील को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Q। क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि कौन डोमिनेंट एलील है कौन रिसेसिव? आपको पहले ही बता दिया गया है, डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से। तो आप समझ जाइएगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो P और Q का आपको समझ में आया। अब सेकंड फॉर्मूला पर आते हैं। सेकंड फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। यहां पर जो P स्क्वायर है आप अपने मेंडल वाले क्रॉस से उसको कैपिटल टी समझ सकते हैं, डोमिनेंट वाला। तो ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि स्मॉल टी, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। और जो 2PQ कंडीशन है दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला वाला जो Q स्क्वायर है ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। उसके बाद वाला जो Q स्क्वायर है ये है होमोजाइगस रिसेसिव। और बीच वाला जो कंडीशन है 2PQ ये है हेटेरोजाइगस। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हार्डी-विनबर्ग के फॉर्मूला को एक्सप्लेन कैसे करना है। दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और सेकंड फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें आपको बता दिए कि P और Q क्या है, P स्क्वायर 2PQ और Q स्क्वायर क्या है। अब इतने समझने के बाद एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, समझते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अ जीन लोकस हैज 2 एलील। देखिए एक जीन के पास में 2 एलील है, कौन सा? एक कैपिटल ए दूसरा स्मॉल ए। कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P, स्मॉल ए किसको कर रहा है? Q। आपको बता दिए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, देख लीजिए बाबू, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी है? 0.4। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हम लोग अभी तक क्या समझे थे, यहाँ पर P किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंट एलील। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो डोमिनेंट एलील है वो है P और P की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई जा रही है? 0.4। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? तो आपको बताना है कि होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या फ्रीक्वेंसी होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि P स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है? हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, तीनों का पूछ रहा है आप। ये जो वैल्यू है आपको तीनों का निकालना है। P स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना है, 2PQ का भी निकालना है, Q स्क्वायर का भी निकालना है। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। अब आप कैसे निकालोगे? आपको जो डेटा आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो सिर्फ एक डेटा दिया गया है, वो डेटा दिया गया है डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी 0.4। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल ए कितना होगा, इस कैपिटल स्मॉल ए कितना होगा, स्मॉल ए कितना होगा, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। जो बच्चा पहले से जानता है इसका कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करे, कैलकुलेट करके फिर मैच कराए कि वो सही कैलकुलेट किया या फिर नहीं किया। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा। तो डोमिनेंट एलील का वैल्यू मेरे को दिया है P, यानी कि P इज इक्वल्स टू 0.4, ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे हम Q निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो मेरे पास फॉर्मूला है P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 वाला, उससे हम Q निकाल लेंगे। P का वैल्यू पता है 0.4 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो Q इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 माइनस 0.4, तो Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.6। तो मेरे पास में P दिया हुआ था 0.4 और अभी हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके Q का भी वैल्यू निकाल लिए हैं जो कि है 0.6। अब इतना करने के बाद मेरे पास P का भी वैल्यू पता है और Q का भी वैल्यू पता है, यानी कि अब हम लोग इसको सेकेंड फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है मेरे पास में? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
p का वैल्यू कितना है 0.4, तो लिखिए 0.4 का होल स्क्वायर प्लस दीजिए, उसके बाद आया 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू दीजिए क्यू का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस का साइन दीजिए क्यू स्क्वायर, क्यू यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 4 चौके इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा 0.16 प्लस 0.4 और 0.6 को कैलकुलेट करेंगे तो होगा 0.24। अब 0.24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.48 प्लस देंगे 0.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी मेरे पास आ रहा है होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए 0.16, उसके बाद आ रहा है प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए 0.48 और 0.36 आ रहा है स्मॉल ए। देखिए यहाँ किसी से मैच करता है क्या, 0.16 मैच करता है 0.24, नहीं ये गलत है, 0.16 मैच करता है 0.48 मैच करता है 0.36 मैच करता है, यस ये सही। तो क्वेश्चन नंबर बी सही हो गया। समझ में आया, आसान है, वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका जो हार्डी-विंगबर्ग का फॉर्मूला दिया गया है उससे कैलकुलेशंस, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट, अच्छे से समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग में के पार्ट में आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन पे डिस्कशन हो गया, और एक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा दिए कि भाई ये है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी आपको हम बता दिए। आराम से आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करोगे। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आप सीख चुके हैं इसको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। देखते हैं कि कितने बच्चों ने इसको सीखा है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक जीन लोकस है कैपिटल बी और स्मॉल बी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, यानी कि कैपिटल बी यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है उसका फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है 0.7, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि फिर सभी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको इस मर्तबा जो पी दिया है डोमिनेंट एलील वो दिया है 0.7। अब हम चाहते हैं कि इस पी के वैल्यू से जो कि 0.7 है आप पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट करें कि यहाँ पर पी स्क्वायर कितना आने वाला है, 2pq कितना आने वाला है और q स्क्वायर कितना आने वाला है। आई होप कि आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर में डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका थ्योरी वाले पार्ट भी आपको समझाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।